न्यूज़पेपर के बने गणेश। विलासपुर गांव में पति पत्नी सुरेंद्र और दामिनी रहते थे। वे तरह तरह की गणेश मूर्तियां तैयार करके उन्हें गांव वालों को बेचते थे। उनकी एक बेटी थी नैनी। सब लगा लुगू के उनका एक छोटा और खुशहाल परिवार था। एक दिन सुरेंद्र घर के बाहर बड़ी चिंता में बैठा था, तभी दामिनी वहां आई। क्या हुआ, बड़े चिंतित दिख रहे हो? दामिनी, मैं गणेश की ऐसी मूर्तियां बनाकर अंदर से खुश नहीं। कैसी मूर्तियां जी? गणेश की मूर्तियों में इस्तेमाल हो रहे केमिकल्स हमारे जीवन पर बुरा असर डालते हैं। पढ़े लिखे लोगों का कहना है कि इस तरह की मूर्तियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। अगर आप दूसरों की बातें सुनना शुरू कर दोगे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। फिर हम तीनों सड़क पर भीख मांगेंगे। सोच कर करना। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता दामिनी। मैं बहुत अच्छे से तुम्हारी और हमारी बेटी की देखभाल कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उन लोगों को धोखा देता रहूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया? मेरा मतलब ये नहीं है। अपनी जानी मानी कला को छोड़कर कुछ नया काम करने की सोचना ये सही नहीं है। पर्यावरण का ध्यान तो सभी को रखना चाहिए ना। आपके अकेले करने से क्या होगा, सोचो। नहीं नहीं दामिनी, मैं गणेश प्रतिमा बनाना थोड़े ही बंद कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि बिना केमिकल्स का उपयोग किए ये मूर्ति कैसे बनाऊं। मिट्टी की मूर्तियां मत बनाना, उन्हें कोई नहीं खरीदता। जो भी छात्र या नेता गणेश प्रतिमा की स्थापना कराते हैं, वे मिट्टी से बनी छोटी और बिना रंग वाली मूर्तियां नहीं खरीदते। केमिकल से बनी रंगीन और बड़ी मूर्तियां ही पसंद करते हैं। बनाओगे भी और कोई खरीदेगा भी नहीं। हाँ, केमिकल से बनी गणेश प्रतिमाएं न केवल पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रही हैं दामिनी। लेकिन मैं अपनी सेहत के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी नैनी के भविष्य की चिंता है, जिसका जीवन बस अभी शुरू ही हुआ है। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं गणेश मूर्तियां बनाता रहूंगा। बस सोच रहा हूँ कि इन्हें कैसे बनाया जाए कि इनसे हमारी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। वातावरण अच्छा रहेगा तभी तो हम अपनी बेटी के बेहतर और सुखी भविष्य की कल्पना करेंगे। फिर दामिनी घर के अंदर चली गई। सुरेंद्र अपनी पर्यावरण को बचाने की सोच में डूबा रहा। अगले 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन, दामिनी, सब्जियों की मूर्तियां बनाएं। ऐसी मूर्तियां एक दिन तो टिक जाएंगी जी, लेकिन उसके बाद उन्हें बचाने के लिए फ्रिज की जरूरत होगी, नहीं तो सब्जियां खराब हो जाएंगी। सुरेंद्र और दामिनी सोचते रहे कि अलग तरह से गणेश की मूर्तियां कैसे बनाई जा सकती हैं। फिर उन्हें अखबार से मूर्तियां बनाने का विचार आया और बहुत सोच विचार करने के बाद अंत में उन्होंने अखबार से ही गणेश मूर्तियां बनाने का फैसला लिया। सुरेंद्र हिसाब किताब लगाने लगा कि कितनी मूर्तियों और कितने कागज की जरूरत होगी। उसने जरूरी मात्रा में अखबार इकट्ठा कर लिया, एक पानी से भरे ड्रम में भिगो दिया, फिर एक मजबूत कार्टन बॉक्स लिया और उसे सही आकार में ढाल लिया। अंत में गणेश की मूर्तियां तैयार हो गई। उसने उन्हें न्यूज़पेपर गणेश का नाम दिया और बाजार में बेचा। लोगों ने अखबार गणेश को बहुत पसंद किया और खरीदा। सुरेंद्र के न्यूज़पेपर गणेश मूर्तियां अच्छी तरह बिकी और उस साल उसकी कमाई भी ज्यादा हुई। इस नए कारोबार से वो बहुत खुश था और संतुष्ट भी। केले के तने के पर्स। सीनैया और कावेरी कमलापुर में रहते थे। अपने छोटे से खेत में वो केले के वृक्ष लगाते थे और केले बेचकर कमाई करते थे। वो अपने बेटे मदन को शहर में कृषि विज्ञान में बीएससी की पढ़ाई करवा रहे थे। एक दिन की बात है, मदन कॉलेज में एक पेड़ के नीचे बड़ी चिंता में बैठा था। मैंने अपने माता पिता से इम्तिहान की फीस भेजने को कहा था। 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। अगर प्रधानाचार्य मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मदन को फीस की चिंता हो रही थी। तभी उसका दोस्त किशोर वहां आया। क्या हुआ रे मदन, इतना परेशान क्यों है? इम्तिहान की फीस देनी है यार। 1 हफ्ते पहले मैंने अपने माता पिता को बता दिया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। बस इतनी सी बात। क्या मुझे तुझे हमेशा याद दिलाना पड़ेगा कि हम दोनों दोस्त हैं? मुझे याद है दोस्त, लेकिन तूने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब और कितना करेगा? अरे मदन, दोस्त होते किस लिए हैं? तू चिंता मत कर, इस बार मैं फीस भर देता हूँ। जब तेरे घर से पैसे आ जाएं, मुझे लौटा देना, इसमें क्या बड़ी बात है? मदन इसके लिए राजी हो गया और किशोर ने उसकी फीस भर दी।
दोनों आने वाली परीक्षाओं के लिए पढ़ने लगे। उधर गांव में सीनैया केले के बगीचे की मेड़ पर बैठा था। उसकी पत्नी कावेरी उसके पास आई। सुनो, क्या फीस के लिए पैसों का इंतजाम हो पाया? हाँ? नहीं कावेरी, मैंने सबसे पूछा लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। कहते उनके पास भी पैसे नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसी फसल उगाते हैं जिसमें ज्यादा फायदा हो, लेकिन तुमने नहीं सुना। इतना नुकसान होने के बाद भी तुम्हें केले की ही फसल उगानी थी। मैं और क्या कर सकता हूँ कावेरी, मैंने फसल पर जिस कीटनाशक का इस्तेमाल किया उससे तो कीड़ों के साथ साथ फसल भी खराब हो गई। ऐसे ही चिंता में सीनैया और कावेरी के कुछ दिन बीत गए। उधर मदन परीक्षा के बाद घर लौट आया। सीनैया दुखी मन से केले के वृक्ष काट रहा था। ऐसा करते हुए वो रो पड़ा। मदन अपने पिता को सांत्वना देने लगा। मदन सोचने लगा कि उसकी पढ़ाई से उसे जो भी ज्ञान मिला है उसे किसी और तरह की फसल उगाने के लिए कैसे उपयोग किया जाए। उसने अपने मित्र किशोर को अपने मन की बात बताई। किशोर, मुझे इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। जरूर दोस्त, क्यों ना तू केले के पेड़ के तने से पर्स बनाना शुरू कर। हाँ किशोर, कुछ रसायनों को मिलाकर मैं ये कर सकता हूँ। मदन ने किशोर को जरूरी रसायनों की सूची दी। बड़े जतन से किशोर ने रसायनों के कार्टन बॉक्स मदन तक पहुंचा दिए। अब हम केले के पेड़ के तने से पर्स बना सकते हैं मेरे दोस्त। फिर मदन ने केले के पेड़ के तनों को टुकड़ों में काट लिया। फिर हर एक परत को उसने रसायनों में भिगोया। भीगने के बाद वो तना एकदम फ्लैट हो गया। फिर मदन ने उसे एक आकार देकर एक पर्स की तरह सिल दिया। उसके दोस्त और माता पिता ने उसकी बहुत प्रशंसा की। तब से मदन केले के पेड़ के तने से पर्स बनाकर बेचता है। उन पर्स को लोगों ने इतना पसंद किया कि उसे बड़ी तादाद में ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। बस फिर मदन पर्स बनाने लगा और अपने माता पिता की सेवा भी की।